दोस्तों, जब भी एक न्यू रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाता है तो बहुत सारी टाइप के म्यूचुअल फंड देख करके वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर इस समय एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड देख पा रहे होंगे, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का है। दूसरा फंड आप देख पा रहे होंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि मिड कैप कैटेगरी का है। इसके अलावा तीसरे प्रकार का म्यूचुअल फंड आप देख पा रहे होंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और इसमें लार्ज कैप लिखा हुआ है। तो जब भी नया इन्वेस्टर इस प्रकार के चीज़ों को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। कौन ये तय करता है कि ये लार्ज कैप की कंपनी है, ये मिड कैप की कंपनी है और ये स्मॉल कैप की कंपनी है। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कंपनी के शेयर के प्राइस कैसे ऊपर नीचे जाते हैं। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा होगा कि आखिर कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते या फिर घटते क्यों हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जो भी बेसिक्स डाउट्स है आपके मन में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को लेकर के, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी का शेयर आखिर आता कहाँ से है। जब भी कोई कंपनी बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है उसके बिजनेसेस को रन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ती है। अब कंपनी के ओनर के पास इतनी बड़ी मात्रा में पैसे हो पाना नामुमकिन कार्य है। जाहिर सी बात है जब उनके पास पैसे नहीं है तो वो पैसे का इंतजाम जरूर कहीं ना कहीं से करेंगे। मान लीजिए कंपनी को 100 करोड़ पैसे फंड की जरूरत है अपने नए बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो बैंक को अप्रोच कर सकती है कि आप हमें 100 करोड़ का लोन दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इस कंपनी को, एबीसी जो कंपनी है, इसको जो वो बैंक से पैसे लेगी यानी जो प्रिंसिपल लेगी उसको इंटरेस्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एबीसी कंपनी ये चाहती है कि हम बैंक से पैसे ना लें, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ साथ हमें इसका इंटरेस्ट भी रिटर्न के तौर पर देना होगा। तो वो क्या करती है, वो बैंक के पास ना जा करके वो डायरेक्टली पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक से पैसे रेज करती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब ये एबीसी कंपनी पैसे रिटर्न नहीं कर रही है तो पब्लिक इन्हें पैसा क्यों देगी, क्यों इनमें पैसा लगाएगी। तो इसका सामान्य सा उत्तर ये है कि आप कंपनी का, एबीसी कंपनी का जब शेयर खरीदते हैं तो डायरेक्टली आप उस कंपनी के हिस्सेदारी ले लेते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी के टोटल मान लीजिए 100 शेयर हैं और 51 शेयर किसी के पास चला गया तो वो कंपनी का ओनर बोला जाएगा, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी शेयर है। तो यानी कि आप, यानी हम और रिटेल इन्वेस्टर्स जो आम पब्लिक है वो किसी भी कंपनी का शेयर खरीद करके उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकती है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि चलिए मान लीजिए हमने इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद लिया तो फिर हमें कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी हमें पैसे तो डायरेक्टली लौटा नहीं रही है। तो उस कंडीशन में आप इस शेयर्स को बाद में जाकर के बेच देंगे और अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको डायरेक्टली उसका फायदा होगा। अब कंपनी जो भी शेयर लाती है वो डायरेक्टली शेयर के फॉर्म नहीं आता है, पहले ये आईपीओ के फॉर्म में आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि कंपनी जिसे जितना फंड रेज करना है, मान लीजिए 100 करोड़ फंड रेज करना है, तो वो क्या करेगी कि अपने पहले एक प्रोस्पेक्टस लाती है जिसमें अपने पुराने जितने भी उनके डेटा होते हैं कि उनका टर्नओवर कितना है, उनका प्रॉफिट लॉस कितना है, सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करके पब्लिक से 100 करोड़ फंड इकट्ठा करने के लिए आईपीओ लाती है, जिसमें एक आईपीओ का प्राइस क्या रहेगा वो सब कुछ प्री डिफाइंड रहता है। उसके बाद से आम पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकती है आईपीओ के माध्यम से। ध्यान से समझिएगा, ये एबीसी कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को जब शेयर्स को बेच रही है तो ये प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी मार्केट। ध्यान से सुनिएगा, ये प्राइमरी मार्केट होता है जहां पर डायरेक्टली कंपनी जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने शेयर बेच रही है। तो जब ये प्राइमरी मार्केट में बेचा जाएगा शेयर तो इसे आईपीओ के नाम से जाना जाता है। जब ये आईपीओ आ जाता है और सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं, जिसे आईपीओ बोला जा रहा है इस समय, और ये प्राइमरी मार्केट का रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी कि जब डायरेक्टली कंपनी आपको शेयर बेच रही है तो वो प्राइमरी मार्केट बोला जाएगा। उसके बाद से जितने भी शेयर्स होते हैं वो, ये सब कुछ जो प्रक्रिया चल रही है वो सेबी के सुपरविजन में चल रही है, क्योंकि कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी तो होना चाहिए। मान लीजिए एबीसी कंपनी है, आपसे प्राइमरी मार्केट में पैसे आपसे रेज कर ली और वो कंपनी भाग गई, तो उसे कोई ना कोई सुपरविजन करने के लिए तो होना चाहिए ना कि आम पब्लिक का पैसा ना डूब जाए। तो यहाँ पर सेबी का रोल होता है कि उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब यहाँ पर जो शेयर आ गए, यानी पब्लिक के पास जो शेयर आ गए, अब ये पब्लिक क्या करेगी, उसे बेचेगी कहाँ, क्योंकि
आम पब्लिक तो डायरेक्टली किसी कस्टमर को नहीं जानती है, तो इसके लिए एक मार्केट होता है जहां पर आप अपने शेयर्स को बेच या फिर खरीद सकते हैं। जैसे आप सब्जी में मार्केट में जाते हैं तो वहां पर सब्जी खरीदते हैं, फिश मार्केट में जाते हैं तो वहां पर फिश खरीदते हैं। इसी प्रकार से जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो वहां पर शेयर्स के खरीद और बिक्री का कार्य किया जाता है। और जो शेयर मार्केट होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है। क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट होता है, क्योंकि वहां पर जो शेयर बेचने और खरीदने वाले हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही हो सकते हैं। यानी कि अब यहां पर एबीसी कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। एबीसी कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। यहां पर जो मार्केट में शेयर्स के खरीद और बिक्री का कार्य किया जा रहा है वो पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। जैसे कि एनएसई और बीएसई, इनमें जब कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं तो यहां पर जो शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कंपनी इन्वॉल्व होती है अपने शेयर को बेचने के लिए, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है अपने शेयर को बेचने या फिर खरीदने के लिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अब प्राइमरी मार्केट से कंपनी ने 100 करोड़ फंड रेज कर लिए, 100 करोड़ फंड रेज कर लिए। अब यहां पर कंपनी का रोल खत्म हो गया। अब आपका डायरेक्टली कंपनी के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा शेयर को बेचने या फिर खरीदने के लिए। तो कंपनी को जितना फंड चाहिए था उसे तो उतना फंड मिल गया। अब आम पब्लिक जिसे शेयर मिला है वो कैसे प्रॉफिट करेगी? तो जब मार्केट शेयर मार्केट में यानी सेकेंडरी मार्केट में इसके शेयर लिस्ट किए जाएंगे तो उसके बाद से कंपनी का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से होगा या फिर कंपनी की जिस प्रकार से आगे की उनका टर्नओवर होगा, जो भी चीज़ें उनके पॉजिटिव या फिर निगेटिव चीज़ें होंगी उसके हिसाब से जो शेयर्स बेचे गए। मान लीजिए कि इन्होंने आईपीओ बेचा था 1000 रुपया पर शेयर के हिसाब से, तो टोटल कितने शेयर हो जाएंगे? तो टोटल इन्होंने जितना फंड रेज किया 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 1000, तो हमें टोटल जो शेयर्स होंगे उनकी संख्या हमें निकल जाएगी। इसकी वैल्यू जो आएगी वो 10 लाख के बराबर आएगी। यानी कि उस कंपनी ने टोटल 10 लाख शेयर्स जो हैं वो आम पब्लिक को अलॉट कर दिए हैं। अब ये 10 लाख शेयर जो हैं वो एनएससी और बीएससी में वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी और उसके शेयर्स वहाँ पर ट्रेड किए जाएंगे। यानी कि वो एक मार्केट हो गया जहाँ पर सेलर और बायर आपस में मीट करेंगे। ठीक है, अब ये सेलर और बायर को एक प्लेटफॉर्म कौन देगा? वो देगा एक ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज एप्लीकेशन जैसे आप ग्रो यूज करते हैं, एंजल वन करते हैं, इसके अलावा जितने भी हैं 5 पैसा करते हैं, ये सभी क्या है? ब्रोकरेज एप्लीकेशन है, ब्रोकरेज ऐप है जिसके माध्यम से आप ये शेयर मार्केट में सेलर और बायर आपस में मीट करते हैं और ये आपस में ट्रेड कर सकते हैं। जो भी शेयर्स उन्होंने खरीदा है या फिर बेचा है उसे वहाँ पर या तो खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं। तो ब्रोकर क्या काम करता है? ब्रोकर सिर्फ सेलर और बायर को मीट करने का काम करता है। जितने भी आप इस प्रकार के ब्रोकर का नाम सुनते होंगे, जैसे 5 पैसा हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया, ये सभी ब्रोकर हैं जो कि सेलर और बायर को मीट करने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब कंपनी जो 100 करोड़ फंड हमसे रेज कर चुकी है उसका तो अपना जो उनका मोटो था वो कंप्लीट हो चुका है, वो अपने बिजनेस को आराम से रन कर रही है। अब कंपनी का जो जैसे परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से, चूंकि इनका तो फिक्स है कि इनका जो शेयर था वो कितना था? 10 लाख था। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी को लेकर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा या फिर कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनका जो सप्लाई है शेयर्स का वो तो फिक्स है, सप्लाई क्या है? फिक्स है। लेकिन अगर किसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से इनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई, डिमांड क्या होगा? बढ़ गया अचानक से, तो ये जो शेयर टोटल शेयर हैं वो तो फिक्स हैं, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई उनकी कम हो जाएगी। अब चूंकि डिमांड और सप्लाई के रूल से अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो कि केवल 10 क्वांटिटी में है और उसको खरीदने के लिए 1 लाख लोग हैं, तो जाहिर सी बात है 1 लाख लोग अपने हिसाब से ज़्यादा पैसे पे कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि 10 में से 1 हमें एटलीस्ट मिल जाए। तो वो वहाँ पर क्या होगा कि जो बायर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसको देना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए इस वस्तु की प्राइस अचानक से बढ़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है 10 क्वांटिटी में और उसको खरीदने के लिए केवल 2 ही लोग हैं, तो क्या यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है? नहीं, डिमांड से ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा कि इस वस्तु का रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब यहीं पर शेयर मार्केट में भी यही चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि शेयर मार्केट में आप शेयर कब खरीद पाएंगे? जब शेयर का जो ओनर होगा आम पब्लिक वो शेयर बेचेगी।
अब मान लीजिए कोई आप खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचने को तैयार ही नहीं है, यानी कि डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक उस शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप डेली बेसिस पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ लोग बेच रहे होते हैं शेयर को, कुछ लोग खरीद रहे होते हैं। मान लीजिए कि मैं इंटरेस्टेड हूं किसी ABC कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर कोई सेलर ही नहीं है जो मुझे सेल आउट कर सके, लेकिन मैं खरीदना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाऊंगा ताकि कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट मेरे इस बोली को देख करके अपने शेयर बेच पाए। तो अगर मैं ज़्यादा बोली लगा रहा हूं और ज़्यादा बढ़ाता जा रहा हूं और ज़्यादा बढ़ाता जा रहा हूं, तो वो क्या हो रहा है, वो शेयर का प्राइस बढ़ ही तो रहा है, यानी कि मैं उस शेयर को ज़्यादा प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो पर्टिकुलर उस कंपनी का शेयर जो होता है वो हाई चला जाता है, ऊपर चला जाता है। आपके मन में एक डाउट आएगा कि कंपनी ABC जो थी वो 100 करोड़ का फंड हमसे रेज कर ली, लेकिन क्या उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि अपने परफॉर्मेंस को वो बेहतर बनाए ताकि जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। देखिए, कंपनी ABC जो हमसे फंड रेज कर लिया, अब शेयर मार्केट में उसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि कंपनी का रोल सिर्फ प्राइमरी मार्केट तक होता है, IPO के माध्यम से शेयर अलॉट करने तक होता है। सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं तो कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है, यानी कंपनी का शेयर, मान लीजिए इनिशियल उसने 1,000 रुपये में पर शेयर बेचा, 1,000 में पर शेयर बेचा IPO के माध्यम से। अब मान लीजिए शेयर मार्केट में जब ये कंपनी लिस्ट हुई तो इस कंपनी का पर शेयर जो है वो 5,000 हो गया, तो क्या कंपनी को इसका फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने सोने की कोई गहना को खरीदा था आज से 10 साल पहले, उस समय उसका दाम था 10,000, आज की डेट में मान लीजिए वो बढ़ करके 50,000 का हो गया। ठीक है, तो उस दौरान आप हैं, यानी कि आप क्या हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं तो इस सेलर है, और एक बायर होगा जिसे आप बेचेंगे, तो प्रॉफिट या फिर लॉस आप ही दोनों के बीच में तो होगा, सेलर और बायर के बीच में। वहां पर मैं एज ए इंडिविजुअल, मुझे तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो सेलर और बायर के बीच में होगा। इसी प्रकार से जब शेयर मार्केट में जाते हैं तो कंपनी का जो शेयर था, जब कंपनी ने बेचा IPO के माध्यम से, तो उस समय उसका प्राइस सिर्फ 1,000 रुपया था, लेकिन अब 5,000 बढ़ गया, 5,000 हो गया, तो कंपनी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है सेकेंडरी मार्केट में, वो आपके शेयर को खरीद बेच नहीं रही है, वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं। तो वहां पर कंपनी का शेयर बढ़े या फिर घटे, उसका प्राइस बढ़े या फिर घटे, कंपनी को इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ना तो उसे फायदा हो रहा होता है और ना ही उसे लॉस हो रहा होता है। तो अब आप कहेंगे कि फिर कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से शेयर प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाती है? क्योंकि डायरेक्टली तो कंपनी को फायदा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कंपनी को इसका फायदा होता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अगर शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं, मान लीजिए कि कंपनी कोई बिजनेस रन कर रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल 100 करोड़ फंड इकट्ठा कर लिया अब लाइफ टाइम उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, उसे फिर नया बिजनेस या फिर किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए फिर से तो फंड चाहिए होगा। तो जब शेयर का प्राइस उसका ऊपर जा रहा है तो पब्लिक भी उस शेयर्स में, उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या होगी, इंटरेस्टेड होगी, और अगली बार जब उसे फंड रेज करना होगा तो FPO बोला जाता है। पहली बार जब फंड रेज किया गया तो IPO बोला गया, दूसरी बार फंड रेज करना होगा तो FPO बोला जाएगा, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। उस दौरान क्या होता है, दोबारा पब्लिक को अपने शेयर्स को बेच करके कंपनी पैसा इकट्ठा करती है। तो उस दौरान जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी तो उसका शेयर बढ़ा होगा, और कंपनी के परफॉर्मेंस को देख करके, या फिर जब IPO पहली बार आया 1,000 का और बढ़ करके 5,000 हो गया शेयर मार्केट में, तो लोग भी देख करके इंटरेस्टेड होंगे कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए 1,000 की चीज आज 5,000 में मिल रही है। तो जब दोबारा FPO के माध्यम से कंपनी पैसे को रेज करना चाहेगी, तो इसमें क्या होगा कि जब पहली बार उन्होंने IPO लाया था कि 1,000 रुपये का, तो हो सकता है दूसरी बार जब वो FPO लाएं तो 1,000 से ज़्यादा, मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्राइस के आसपास वो लाएंगे, इस प्राइस के आसपास लाएंगे, तो कंपनी को भी इसका फायदा होगा। अब डायरेक्टली शेयर मार्केट से तो उनको फायदा हुआ नहीं, लेकिन जब दोबारा फंड रेज करेंगे तो इस प्राइस के आसपास वो प्राइस रख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों ना कंपनी डायरेक्टली इससे ऊपर ही भी प्राइस रख दे? नहीं, ऐसा नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि शेयर मार्केट में जब आम पब्लिक को उस कंपनी का शेयर 5,000 रुपये में मिल रहा है, तो अगर कंपनी FPO यानी दूसरी बार जब अपने फंड को रेज करना चाहती है और अपने शेयर को बेचेगी, तो मान लीजिए वो 6,000 रुपया पर शेयर रख देती है, तो क्या कोई पब्लिक इसे खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि जब वो वस्तु को शेयर मार्केट में 5,000 से खरीद सकता है तो डायरेक्टली कंपनी से वो 6,000, एक शेयर पर 1,000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों देगा? तो कंपनी की भी मजबूरी है कि अपने शेयर का प्राइस वह इससे कम रखे, 5,000 से कम रखे। हो सकता है कि वो 4,990 रख दे, क्योंकि पर शेयर अगर 10 रुपए का लाभ हो रहा है तभी तो कोई शेयर मार्केट से ना खरीद करके डायरेक्टली कंपनी से खरीदेगा।
तो इस तरीके से शेयर जब एफपीओ आता है तो उस शेयर मार्केट में जो प्राइस बढ़ा रहता है उस हिसाब से कंपनी अपने शेयर यानी जो एफपीओ ला रही है उसके प्राइस को डिसाइड कर सकती है। अब मान लीजिए कि कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दिया और उसका शेयर प्राइस आईपीओ जो आया था 1000 वो घट करके मान लीजिए केवल 500 रुपये का इस समय शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो जब दोबारा कंपनी पैसा रेज करना चाहेगी तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान अब चूंकि 1000 पहली बार आईपीओ लाया था लेकिन अब शेयर मार्केट में उसका प्राइस 500 रुपये है और मान लीजिए कंपनी फिर से 1000 रुपये में अपने शेयर को लोगों को बेचना चाहती है, तो क्या कोई पब्लिक लेगी उससे? नहीं लेगी, क्योंकि शेयर मार्केट में उसी कंपनी का शेयर जब हमें 500 रुपये में मिल रहा है तो कंपनी से 1000 में मैं क्यों लूंगा? तो इस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस मजबूरी हो जाता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को सुधारे जिससे शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़े, और शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो एफपीओ के माध्यम से जब वो दोबारा फंड रेज करना चाहेंगे तो वो अच्छे प्राइस पर, जो पहली बार आईपीओ लाए थे उससे अच्छे प्राइस पर वो फंड रेज कर सकते हैं। और अगर कंपनी बैंक से भी लोन लेना चाहेगी तो अपने कंपनी के शेयर्स को होल्ड पर रख करके या फिर गिरवी रख करके वो फंड रेज करती है। अब कंपनी शेयर मार्केट का प्राइस, शेयर मार्केट में अगर उस कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उन्हें ज़्यादा लोन मिलने की संभावना रहेगी, ज़्यादा लोन मिलने की संभावना रहेगी तो वो ज़्यादा फंड रेज कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी का डायरेक्टली कोई फायदा तो नहीं होता है शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ने या फिर घटने से, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनको बहुत फायदा होता है लॉन्ग टर्म में दोबारा फंड रेज करने के लिए। इसीलिए कंपनी इंटरेस्टेड रहती है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद से कि उनके कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका शेयर का प्राइस भी लगातार बढ़ता रहे। चलिए अब बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता क्या है। इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो ये टर्म जो है वो तीनों में कॉमन है। अब कैप का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैपिटलाइजेशन होता है, यानी कि जितनी भी पब्लिक में उस कंपनी का शेयर है और आज की डेट में उस कंपनी का जो प्राइस होगा उससे मल्टीप्लाई करने पर उस कंपनी का, एबीसी कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो हमें पता चलता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कंपनी का आज के डेट में 10 लाख शेयर है। कितना? 10 लाख शेयर है और उस एक शेयर का अगर हम लोग प्राइस देखें, मान लीजिए कि एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 1000 रुपया है, तो उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 100 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई दूसरी कंपनी है जिसका अगर आप लोग देखें कि शेयर का प्राइस मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, तो उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि एक कोई दूसरी कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो उसका कितना हो जाएगा? उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 10,000 करोड़ हो जाएगा, 10,000 करोड़। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट कैपिटलाइजेशन तय होता है, यानी कि टोटल कंपनी का शेयर और पर्टिकुलर किसी डेट में यानी करंट में, आज की डेट में उस एक शेयर का प्राइस कितना है और शेयर और टोटल शेयर और प्राइस में मल्टीप्लाई करके कैपिटलाइजेशन हम लोग तय करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि कैपिटलाइजेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं इस कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैसे तय होता है कि कोई कंपनी स्मॉल कैप है, कोई कंपनी लार्ज कैप है, कोई कंपनी मिड कैप है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया गया है कि मान लीजिए कि टोटल कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का 5,000 करोड़ से कम है, 5,000 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कैप की कंपनी बोली जाएगी। दूसरा होता है मिड कैप, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से, ये मान लीजिए एबीसी कंपनी है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा होगा लेकिन 20,000 करोड़ से कम होगा। ठीक है, और लार्ज कैप कंपनी किसे बोलते हैं? मान लीजिए एबीसी कंपनी है तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो क्या होगा? 20,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। कितना होगा? 20,000 करोड़ से यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसका 5,000 करोड़ से कम है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो स्मॉल कैप है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 20,000 करोड़ से कम तो वो मिड कैप कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है उसे लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है। ये तो बात हो गई कि शेयर मार्केट में पर्टिकुलर किसी XYZ कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कैसे तय होता है। अब हम लोग आते हैं म्यूचुअल फंड में। चूंकि हम लोग म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में कैसे तय होगा कि ये स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप का है या फिर मिड कैप का है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक से ज़्यादा जो शेयर्स होते हैं वो होल्डिंग के तौर पर होते हैं, AMC के द्वारा उसमें पैसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड है तो उसका मतलब कि उस
म्यूचुअल फंड में जो टोटल मेजॉरिटी होगा, जो टोटल शेयर्स होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शेयर होंगे, स्मॉल कैप की कंपनी के शेयर्स होंगे। मिड कैप में जब जाएंगे तो ज़्यादा जो मेजॉरिटी पार्ट होगा उस म्यूचुअल फंड का, वो किस में होगा, वो मिड कैप टाइप की कंपनी में होगा। और अगर आप लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो ज़्यादा मेजॉरिटी जो होगा वो किसका होगा, वो लार्ज कैप की कंपनीज में होगा। जैसे अभी आप देखिए ये स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, SBI स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ होल्डिंग्स में, अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर होल्डिंग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ब्लू स्टार कंपनी है, ब्लू स्टार कंपनी है। इसके बाद से आप देख सकते हैं ये सारी जो कंपनी है वो स्मॉल कैप की कंपनी है। ये सारी कंपनी जो है वो स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से कम का है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं, क्योंकि इनका टोटल अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो इन्होंने 57 कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, 57 कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जो अधिकांश कंपनियां हैं वो क्या है, वो स्मॉल कैप की कंपनी है। इसी प्रकार से अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देखिए, मिड कैप में जब मैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये कोई भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्रॉपर रिसर्च करके ही अपने पर्सनल फाइनेंसर से एडवाइस लेने के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और बहुत यहाँ पर डीप रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिएगा। यहाँ पर देखिए मिड कैप में मैं HDFC मिड कैप की बात करता हूँ तो 68 कंपनी में इन्होंने होल्डिंग रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड, ये सभी कंपनी जो है वो मिड कैप की कंपनी है, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं लार्ज कैप कंपनी की बात करता हूं, देखिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर देख लीजिए इनकी अगर होल्डिंग पर अगर हम लोग ध्यान दें तो इनका होल्डिंग आप देख सकते हैं 71 कंपनी में इन्होंने होल्डिंग कर रखा है। ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, मारुति सुजुकी, ये सभी क्या है, ये सभी लार्ज कैप की कंपनियां हैं। तो ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें जो टोटल इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अगर वो लार्ज कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वह 20,000 करोड़ से ऊपर है, तो वो म्यूचुअल फंड जो होगा वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोला जाएगा। और ऐसी म्यूचुअल फंड जिनका होल्डिंग, मतलब जिनमें भी कंपनी में उन्होंने पैसे होल्ड कर रखे हैं, अगर वो सभी 5,000 करोड़ से और 20,000 करोड़ के बीच में उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड बोला जाएगा। और ऐसी म्यूचुअल फंड जो कि ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है, तो उसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से शेयर मार्केट के प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाते हैं, कंपनी कैसे लिस्ट होती है, इसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या मतलब होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।